दोस्तों, शांति जी अब अकेलेपन और उपेक्षा की आदत डाल रही थी। उनके पति महेश जी का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब वह अपने बेटे सूरज और बहू सुमन के साथ रहती थी, मगर यह रहना सिर्फ नाम का था, कोई अपना नहीं था। दोपहर के समय खाने की टेबल पर शांति जी ने धीरे से कहा, बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे यह रोटी दे दो। शांति जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सूरज ने बीच में ही टोक दिया, माँ, 2 दिन से सुमन को भी बहुत खांसी जुकाम हो गया है, तो आप उसे रोटी खाने दीजिए और खुद चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है कि रोटी खाने में आपको दिक्कत होती है, इसीलिए तो घंटे भर बैठकर खाती रहती हो। इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? सूरज की बातें सुनकर शांति जी को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ तो देख सकता है, लेकिन माँ की तकलीफ उसे क्यों नहीं दिखती? क्या शादी के बाद बेटे के लिए माँ की कोई अहमियत नहीं रह जाती? आज उन्हें अपने पति महेश जी की बहुत याद आ रही थी। महेश जी ने हमेशा अपनी माँ का सम्मान किया था और पत्नी को भी इस संस्कार में ढाला था, लेकिन पता नहीं सूरज के अंदर यह बदलाव कहाँ से आ गया। शांति जी चुपचाप दाल पीकर उठ गई। अगर वह चावल खा लेती तो उनकी खांसी और बढ़ जाती, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया। घर में उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं था, लेकिन एक सहेली थी, सुनंदा। सुनंदा और शांति जी की दोस्ती सालों पुरानी थी। जब भी वह पार्क में मिलती, सुनंदा उनके लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लाती थी। वह हमेशा शांति जी का हालचाल पूछती और उनकी मदद के लिए तैयार रहती। इस बार भी जब शांति जी की तबीयत खराब हुई तो दवाई का इंतजाम सुनंदा ने ही किया। 2 दिन बाद जब शांति जी कुछ ठीक हुई तो वह पार्क में सुनंदा से मिलने गई। बातें करते करते सुनंदा ने कहा, शांति, इस बार मैं महाकुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों बाद आया है, यह मौका बार बार नहीं आता। तुम भी चलो ना। महाकुंभ का नाम सुनकर शांति जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर वह असमंजस में पड़ गई। सुनंदा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे? सुनंदा ने हंसकर कहा, अरे मैं हूँ ना, मेरे बेटे के बहुत जान पहचान वाले हैं, वहाँ हम आराम से स्नान कर पाएंगे। शांति जी ने उदास स्वर में कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी इतनी परवाह है, और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए भी मुझसे बात तक नहीं करता। जब भी करता है तो उल्टा सीधा बोलता है। सुनंदा ने गंभीर होकर कहा, शांति, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। शांति जी सुनंदा की बातों को सोचती हुई घर लौट आई। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उनकी बहू सुमन सामने खड़ी थी, तानों से भरी हुई। आ गई महारानी, घूमकर काम करने को कह दो तो तबीयत खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती है। बहू की यह बात सुनकर शांति जी को सुनंदा की बात याद आ गई। हमेशा चुप रहना सही नहीं होता। इस बार उन्होंने हिम्मत जुटा और शांत स्वर में कहा, मैं घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो बता दो, वह भी कर दूंगी, लेकिन ताने मारने की जरूरत नहीं है। शांति जी की बातें सुनकर सुमन को गुस्सा आ गया। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं, अगर चुप रहोगी तो ही आपके लिए अच्छा होगा, कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सूरज ऑफिस से घर आया तो सुमन ने रोने का नाटक किया। सूरज, तुम्हारी माँ ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। सूरज यह सुनते ही गुस्से में माँ के कमरे में पहुँचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमन को कुछ कहने की? तुम्हें पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ।
अगर उसने रोते हुए शिकायत की है तो गलती तुम्हारी ही होगी। आइंदा अगर सुमन की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति जी ने आहत होकर कहा, बेटा, अपनी पत्नी की तकलीफ दिखती है। माँ मरे या जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। यह सुनकर सूरज आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने अपनी माँ के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। अपनी औकात में रहो। आगे से सुमन के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। बेटे का व्यवहार देखकर शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, सूरज, तुमने मेरी परवरिश को आज लज्जित कर दिया। माँ के ऊपर हाथ उठाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रहता। एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती का बहुत बड़ा पछतावा होगा। दोस्तों, उसके बाद 3-4 दिन यूं ही बीत गए। इस बीच शांति जी पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी। जब वह फिर से सुनंदा से मिलने गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। सुनंदा, मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया। सुनंदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शांति, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुम्हें उसे 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। यह कैसी माँ हो तुम? अपनी संतान से डर रही हो? शांति जी ने सिर झुका लिया। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी शांति, सुनंदा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुमने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो मुझसे मिलने कभी मत आना। आज उसने हाथ उठाया है, कल को तुम्हें घर से निकाल देगा और तब कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। सुनंदा की बातें शांति जी के दिल में उतर गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, सुनंदा, तुम सही कह रही हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम एक नई शांति देखोगी, एक ऐसी शांति जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी। सुनंदा मुस्कुराई। यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। शांति जी के अंदर अब एक नई आग जल चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपने अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेगी। घर लौटते ही उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने गहनों और ज़रूरी कागजातों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपने पुराने मित्र राज को फ़ोन किया, जो एक वकील थे। राज भाई, मैं अपने बेटे के घर में रह रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मुझे कुछ कानूनी सलाह चाहिए। उन्होंने ठोस आवाज़ में कहा। राज ने तुरंत कहा, शांति बहन, आप तुरंत मुझसे मिलिए। मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। शांति जी अगले ही दिन राज के ऑफिस गई। वहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। कैसे बेटे ने उन पर हाथ उठाया, कैसे बहू हमेशा ताने मारती थी और कैसे अब वह इस बंधन से खुद को आज़ाद करना चाहती थी। राज गंभीर होकर बोले, शांति जी, आप कानूनी रूप से अपने बेटे से अपना खर्च मांग सकती हैं और अगर वह आपको परेशान कर रहा है तो आप पुलिस में भी शिकायत कर सकती हैं। शांति जी ने सोचा, क्या मेरा बेटा सच में इतना गिर गया है कि मुझे उसके खिलाफ पुलिस में जाना पड़े? आखिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया, वह बेटे बहू के रहमो कर्म पर अब और नहीं रहेगी। घर लौटते ही उन्होंने सूरज और सुमन को बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है। तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, इसलिए मैं खुद को इस बोझ से मुक्त कर रही हूँ। मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया है और अब मैं वहीं रहूँगी। मेरी ज़रूरतें कम हैं और जितना मेरे पास है वह मेरे लिए काफ़ी है। सूरज और सुमन को यह सुनकर झटका लगा। आपको कहाँ जाना है? आपको हमसे क्या तकलीफ है? सूरज ने थोड़ा नरमी से पूछा, लेकिन यह नरमी बस दिखावे की थी। शांति जी मुस्कुराई। जब मैंने तुम पर भरोसा किया तब तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब मैं खुद पर भरोसा कर रही हूँ। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। इसके बाद शांति जी ने अपना सामान पैक किया और बिना पीछे देखे उस घर से चली गई। अब वह एक नए सफर पर थी।
अपने आत्म सम्मान की तलाश में। अपनी पहचान की खोज में शांति जी ने अपने किराए के नए घर में कदम रखा। छोटा सा कमरा, एक खिड़की से बाहर खुला आसमान दिखता था। यह उनके पुराने घर जितना बड़ा या आरामदायक नहीं था, लेकिन यहाँ उन्हें सुकून महसूस हुआ। यह जगह उनकी अपनी थी, जहाँ ना ताने थे ना अपमान। कुछ दिनों तक उन्होंने अपने पुराने जीवन की यादों को मन से निकालने की कोशिश की। हर दिन सुबह उठकर पार्क में जाती, वहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाओं से मिलती जो उनकी तरह अपने अपने संघर्षों से गुजर रही थी। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन पार्क में बैठी शांति जी सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उनकी पुरानी सहेली सुनंदा जी वहां आ गई। अरे शांति, तुम यहाँ? मैंने सुना था कि तुम बेटे के साथ रह रही हो। सुनंदा ने चकित होकर पूछा। शांति जी मुस्कुराई। रह तो रही थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी खुद के लिए जीना चाहती हूँ। सुनंदा ने उनकी हिम्मत की सराहना की और फिर एक सुझाव दिया। तुम्हें पता है, पास में एक स्कूल है जहाँ बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। वहाँ तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और समय भी अच्छे से कटेगा। यह सुनकर शांति जी को लगा कि शायद यही उनकी नई राह हो सकती है। उन्होंने अगले ही दिन स्कूल जाकर वहाँ की प्रिंसिपल से मुलाकात की। उनकी शिक्षा और अनुभव देखकर प्रिंसिपल ने उन्हें तुरंत काम दे दिया। अब शांति जी बच्चों को पढ़ाने लगी। उनके जीवन में फिर से ऊर्जा आ गई। बच्चों की मासूम हंसी और उनके सवालों ने उन्हें जिंदगी का नया मकसद दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली। जहां पहले उन्हें अपने ही घर में अपमान सहना पड़ता था, अब लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। उनका आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन सूरज माँ से मिलने आया। उसने देखा कि माँ अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब आत्मनिर्भर, खुश और आत्मविश्वासी थी। माँ, मैं आपको वापस घर ले जाने आया हूँ, उसने धीरे से कहा। शांति जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अब मेरा घर यही है। जहाँ इज्जत और प्यार मिले वहीं घर होता है। सूरज सिर झुकाकर बोला, माँ, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शांति जी ने कहा, सूरज, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरते। मैं तुझे माफ तो कर सकती हूँ, मगर तेरे साथ कभी नहीं जा सकती। बेटे को एहसास हो गया था कि उसने अपनी माँ को तब खो दिया था जब उसने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई थी। यह देखकर अब बिना कोई और शब्द कहे सूरज ने अपना सिर झुकाया और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने उम्मीद की थी कि माँ उसे रोक लेंगी, मगर पीछे से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। वो खाली हाथ लौटा, मगर उसके अंदर एक ऐसा खालीपन था जो शायद अब कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन दोस्तों, शांति जी अब अपनी नई जिंदगी में खुश थी। एक ऐसी जिंदगी जो उन्होंने खुद चुनी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में अहम और अभिमान की जगह प्रेम और सम्मान का होना जरूरी है। और साथ ही अगर इंसान हिम्मत और आत्मविश्वास से डटा रहे तो वो अपनी तकदीर खुद संभाल सकता है। दर्द और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बस हमें सही वक्त पर सही फैसला लेना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।